हेलो एवरीवन। अच्छा, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, जो क्वेश्चन किया था वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया था जिसमें कॉम्पनसेशन इन कैश 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है 100, इसको हम लोग कभी कभी शॉर्ट में SSC, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, SSC बोलेंगे आपसे। रेंट 200, रॉयल्टी 300, प्रॉफिट 600, मिक्स्ड इनकम 1200। तो शायद आपने यहां पे लिखा है नेशनल इनकम इक्वल टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। फिर आपने COE पता किया कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 3 चीज आता है: कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसके सब कंपोनेंट्स जो इसके अंडर आते हैं उसको हम लोगों ने लिया है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या आ जाता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आता है कॉम्पनसेशन इन कैश, कॉम्पनसेशन इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, कॉम्पनसेशन इन कैश 200, कॉम्पनसेशन इन काइंड दिया हुआ नहीं है इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 100, उसको ऐड किया। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट 4 चीज आती है। क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसके सब कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। तो रेंट 200, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इग्नोर करेंगे, रॉयल्टी 300, प्रॉफिट 600। प्रॉफिट पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है 600 तो हम लोगों ने यहाँ पे 600 लिख दिया है। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता तो हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग और डिविडेंड तीनों को ऐड करके तब यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम 1200, तो प्लस तीसरा कंपोनेंट मिक्स्ड इनकम 1200 है, लिख दिया। टोटल आपका आ रहा है 2600। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि ये जो 2600 आया है ये नेशनल इनकम नहीं आया है। ये हम लोगों का क्या पता चला है? ये हम लोग को NDPFC ये पता चला है। और मैंने कहा था कि मैंने मतलब यहां पे लाके सस्पेंस में छोड़ दिया था और फिर बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये NDPFC क्या होता है। तो ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं NDPFC क्या होता है। लेकिन इससे पहले वाले क्लास में जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे उसके बाद कुछ लोगों के डाउट्स आए थे। तो एक डाउट था उसमें ये प्रॉफिट को लेके कि ये जो प्रॉफिट है 600, तो प्रॉफिट का जो 3 पार्ट है, मैंने बोला कि प्रॉफिट अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आप प्रॉफिट? तो मैंने बोला कि प्रॉफिट, ठीक है, इधर हम लोग समझते हैं प्रॉफिट अगर डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो इसके इन 3 चीजों के थ्रू हम लोग प्रॉफिट को ऐड करके निकाल सकते हैं। तो क्या क्या चीज है? पहला है डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा है कॉर्पोरेट सेविंग। इन 3 चीज को ऐड करके हमारा प्रॉफिट पता चल जाता है। फाइन, तो लास्ट क्लास मैंने इस पे डिस्कस नहीं किया था कि ये क्या होता है। मैं आज बता रहा हूं कि देखो, कोई भी कंपनी, एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के साथ क्या होता है एक्चुअल में, मैं वो बताने जा रहा हूं। कि मान के चलो कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, तो इस कंपनी में ABC लिमिटेड नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, मान के चलते हैं 5 लाख रुपए। तो अगर
इसने 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए हैं, तो क्या होगा, ये 5 लाख रुपए के प्रॉफिट का क्या होगा? तो प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। अब कंपनी, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई तुमने 5 लाख रुपए कमाए तो हमें पहले टैक्स दो, राइट? चलो मान के चलते हैं कि टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, टैक्स का रेट है 20%। अगर टैक्स का रेट है 20%, तो सबसे पहले तो इस 5 लाख रुपए में से 20%, डेट इज 1 लाख। 5 लाख का 20%, डेट इज 1 लाख। वो क्या होगा? वो क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स पे होने में खर्च हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए में 20%, 1 लाख रुपया टैक्स देने में चला गया। अब बचा कितना? 4 लाख रुपए। तो देखो किसी भी कंपनी में क्या होता है ना, मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। कंपनी में क्या होता है, एक्चुअली कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उनके शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। देखो अगर सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, वो बिजनेस कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो दैट सोल प्रोप्राइटर सारा का सारा प्रॉफिट ले लेता है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे के सारे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारा मेंबर, बहुत सारे शेयर होल्डर ने उस कंपनी में पैसा लगाया है। एक कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो वो सारे शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, तो सारे शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटा जाता है। और प्रॉफिट, जब किसी कंपनी का प्रॉफिट उसके शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है, तो वो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग उसको डिविडेंड बोलते हैं। कि क्या बांटा जा रहा है? तो डिविडेंड बांटा जा रहा है। बेसिकली ये डिविडेंड क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में जब कंपनी के प्रॉफिट को उसके शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा के रखा है। तो कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर्स का। तो देखो कंपनी ने पैसा कितना कमाया? 5 लाख रुपए। कंपनी ने 5 लाख रुपए में से 20% कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया। चलो, तो प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हुआ था 5 लाख रुपया। कॉर्पोरेट टैक्स कितना दे दिया? कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया हमने 1 लाख। 1 लाख रुपया कॉर्पोरेट टैक्स चला गया है। अब जो भी पैसा बचा है ना, 4 लाख रुपए, तो ये जो 4 लाख रुपए बचा है, इस 4 लाख रुपए का क्या होगा? इस 4 लाख रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट में से टैक्स देने के बाद 4 लाख का क्या होगा? ये डिसाइड होता है एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। उस मीटिंग में सारे के सारे शेयर होल्डर्स आके मिलते हैं और वो लोग आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि कंपनी में जो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा है उसका क्या किया जाए। जनरली एज पर कंपनीज एक्ट क्या होता है कि आप ये सारा का सारा प्रॉफिट को बांट नहीं सकते हो अपने शेयर होल्डर्स में। जनरली क्या होता है कि कुछ पैसों को आपको रिजर्व में रखना ही पड़ता है। दैट मीन्स कि आपको 4 लाख रुपया, पूरा 4 लाख रुपए आप अपने शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड नहीं बांट सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 ये एक कानून है जो कंपनीज कैसे चलेगी इसके बारे में रूल रेगुलेशन बताते हैं। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि आप कंपनी का सारा प्रॉफिट उसके शेयर होल्डर में नहीं बांट सकते हो, आपको सर्टेन अमाउंट रिजर्व में रखना पड़ेगा। तो चलो मान के चलते हैं कंपनी में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो कंपनी ने क्या किया? 3 लाख रुपया रिजर्व में रख दिया। 3 लाख रुपया रिजर्व में रख दिया और 1 लाख रुपया शेयर होल्डर्स में बांट दिया। इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ था 5 लाख। 5 लाख रुपए में से कॉर्पोरेट टैक्स कितना का दे दिया? तो कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया 1 लाख रुपया और जो 4 लाख रुपया बचा उसमें से 3 लाख रुपया कॉर्पोरेट सेविंग, 3 लाख रुपया कॉर्पोरेट सेविंग में डाल दिया। दैट मीन्स की डिविडेंड कितना दे दिया? 1 लाख रुपया।
रिजर्व में कितना रख दिया, 3 लाख रुपया। तो इस रिजर्व को क्या बोला जा रहा है, कॉर्पोरेट सेविंग। और डिविडेंड कितना बांटा गया, 1 लाख। तो यहां पे लिख देता हूं 1 लाख। ठीक है, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए प्रॉफिट कितना हुआ था कंपनी को, 5 लाख। तो इस प्रॉफिट के साथ क्या हुआ, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट टैक्स देने में चला गया, इस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 4 लाख के प्रॉफिट में 3 लाख रुपया कॉर्पोरेट सेविंग में जाएगा, रिजर्व में जाएगा, और 1 लाख रुपया जो बच रहा है वो डिविडेंड बांटेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड 1 लाख रुपया, कॉर्पोरेट टैक्स 1 लाख रुपया, कॉर्पोरेट सेविंग 3 लाख। मान के चलो आपको क्वेश्चन ने प्रॉफिट नहीं बताया, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि कंपनी के प्रॉफिट के साथ क्या होता है, तो कंपनी के प्रॉफिट से हम लोग टैक्स पे करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट से डिविडेंड देते हैं, कंपनी के प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट करते हैं, सेविंग करते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो सिंपली इन 3 चीजों को आप ऐड कर दो, आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, हम लोग अब लास्ट क्लास में एनडीपी एफसी पे आके रुके थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एनडीपी एफसी से। सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीपी एफसी होता क्या है, व्हाट इज एनडीपी एफसी। ठीक है, तो नोट लेना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस से आएंगे बाद में। ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग वापस से करेंगे थोड़ी देर में। पहले नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट बच गए हैं, जो हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है, पहले वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग नेशनल इनकम वापस से इस क्वेश्चन का निकालेंगे। आज की क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, वो जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट के बारे में पढ़ा है कि प्रॉफिट में के कॉम्पोनेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, और क्यों हम लोग को उसको ऐड करके प्रॉफिट निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एनडीपीएफसी क्या है ना, कि वो नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट है। एक्चुअली नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। क्या क्या एग्रीगेट्स होते हैं, तो देखिए एग्रीगेट्स में 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। एक है नेशनल और डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट, एक है नेट और ग्रॉस का कॉन्सेप्ट, और एक है एफसी और एमपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग अभी वही देख रहे हैं। देखो नेशनल इनकम क्या होता है, तो नेशनल इनकम में एन पी। अच्छा, आप लोगों ने पता है एक एग्रीगेट आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है वो एग्रीगेट। नेशनल इनकम के बहुत सारे एग्रीगेट होते हैं, उसमें से एक एग्रीगेट आप लोग बचपन में डेट मींस की 10th क्लास में पढ़े हो। वो एग्रीगेट है जीडीपी। जीडीपी आप लोगों ने ये पढ़ा है ना। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब हम लोग आज तक यही सीखते हैं कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। और बात सही भी है कि जीडीपी नेशनल इनकम का एक एग्रीगेट है, लेकिन जीडीपी ही सिर्फ एक एग्रीगेट नहीं है। जीडीपी के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्रीगेट है, मैं नाम लिखता हूं। देखो जीडीपी को हम लोग जीडीपी एफसी बोलते हैं। जीडीपी एफसी एक एग्रीगेट है, जीडीपी एमपी। ठीक है,
ये दो एग्रीगेट हो गए, एक हो गया जीडीपी एफसी, एक हो गया जीडीपी एमपी। अब आते हैं तीसरे एग्रीगेट पे, एन डी पी एमपी, एन डी पी एफसी। पांचवा जी एन पी एमपी, जी एन पी एफ सी। सातवां एन एन पी एम पी। आठवां एन एन पी एफ सी। ये 8 एग्रीगेट्स हो गए। ये सब के सब एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, सारे एग्रीगेट्स हैं। और एग्जाम में आपको नेशनल इनकम का कोई सा भी एग्रीगेट पूछा जा सकता है, कोई सा भी एग्रीगेट पूछा जा सकता है कि बोलेगा कि कैलकुलेट जीडीपी एमपी, कैलकुलेट जीएनपी एमपी, कैलकुलेट एनएनपी एफसी, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस 8 एग्रीगेट में से अगर कोई एक सा भी एग्रीगेट अगर आप पता कर लेते हो, कोई एक भी एग्रीगेट अगर आप पता कर लेते हो, तो बाकी का एग्रीगेट निकालना काफी आसान हो जाता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप क्या देखोगे ना कि जितने भी एग्रीगेट है उसका स्टार्टिंग लेटर या तो जी है या तो एन है। मैं दिखाता हूं, पहला लेटर जी, पहला लेटर जी, फिर एन, एन, जी, जी, एन, एन। दैट मीन्स कि हर एग्रीगेट का पहला लेटर या तो जी या तो एन। क्या होता है ये जी? तो जी का मतलब है ग्रॉस, ग्रॉस, और एन, एन का मतलब है नेट। तो जहां स्टार्टिंग लेटर या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, ग्रॉस होगा स्टार्टिंग लेटर या तो नेट। ठीक है, तो स्टार्टिंग लेटर या तो जी या तो एन, और जी का मतलब है ग्रॉस और दूसरा एन का मतलब है नेट। अच्छा, बीच वाला लेटर आप देखोगे, बीच वाला लेटर या तो डी है और या तो एन है। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और एन का मतलब होता है नेशनल। तो यहां पे डी है मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक, 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 और इन चारों में एन है। तो सेकेंड लेटर नेशनल, ठीक है। तो दूसरा लेटर या तो डी होगा या तो एन होगा। अगर डी होगा तो डोमेस्टिक, एन होगा तो नेशनल। लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट लेटर है पी, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट सारे केस में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको लास्ट लेटर मिलेगा या तो एफसी या तो एमपी, एमपी एफसी, एमपी एफसी, एमपी एफसी। दैट मीन्स कि लास्ट लेटर आपको या तो एमपी मिलेगा या तो एफसी। तो इसका मतलब होता है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो लिखता हूं मैं यहां पे एट फैक्टर कॉस्ट। एमपी है तो लिखेंगे एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एफसी, एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से आप लोग यहां पे भी ये बाकी का आप लोग कर लीजिएगा अपने से। यहां पे एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट,
एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारा आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए कि एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या क्या होते हैं। तो 8 एग्रीगेट्स होते हैं। पहला लेटर हर एग्रीगेट का या तो जी होगा या तो एन होगा। पहला लेटर जी और एन का मतलब है या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। दूसरा लेटर या तो डी होगा या तो एन होगा। दूसरा लेटर का मतलब या तो डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, यही हो सकता है। तीसरा पी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा जो चीज है वो है या तो एमपी होगा या तो एफसी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो ये आपके 8 एग्रीगेट्स हैं। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि देखो कोई एक एग्रीगेट भी नेशनल इनकम का पता चल गया ना तो हमें बाकी के 8 एग्रीगेट हम लोग पता कर सकते हैं। 7 बाकी के 7 एग्रीगेट पता कर सकते हैं अगर एक एग्रीगेट भी पता चल गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 8 एग्रीगेट में अगर कोई रियल नेशनल इनकम, मतलब कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम, बस आपसे यही पूछा गया है, कोई एग्रीगेट बताया नहीं गया है, बस आपसे पूछा गया कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आप कौन सा एग्रीगेट पता करोगे? इन दैट केस एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। तो आप लिख दीजिएगा कि एनएनपीएफसी के आगे ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम, ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। जब भी पूछा जाए नेशनल इनकम मतलब कि वो क्या पूछ रहा है? एनएनपीएफसी पूछ रहा है। फाइन। चलिए, आपको नेशनल इनकम के बारे में पता चल गया है कि ये नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन पे आपको निकालना क्या था? कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। लेकिन आपको एक बात कहीं पे लिख लीजिए आप, जहां पे आपने इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं ना, इनकम मेथड के जहां पे आपने सारे कंपोनेंट्स लिखे हैं वहीं पे नोट डाल के अच्छे से एक बात लिखिए कि इनकम मेथड ऑलवेज गिव्स एनडीपीएफसी। इसका मतलब कि एनडीपीएफसी, इसका मतलब कि नेशनल इनकम जब हम लोग इनकम मेथड से निकालते हैं तो हमें हमेशा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीनों चीज को ऐड करके जो आंसर आता है वो हमेशा एनडीपीएफसी ही आता है। इस बात को आप नोट डाल के कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। Income method gives NDPFC। चलिए, एक इंफॉर्मेशन और पता चला कि इनकम मेथड हमेशा एनडीपीएफसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब 8 एग्रीगेट में से हमेशा जब भी इनकम मेथड से हम लोग सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन 3 कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एनडीपीएफसी। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन था कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है, नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। लेकिन इनकम मेथड से जब हम लोग सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड करते हैं तो आंसर आता है
एनडीपीएफसी, और निकालना क्या है हम लोग को, एनएनपीएफसी। हम लोग, मैंने अभी क्या बोला ना कि देखो 8 एग्रीगेट में से कोई एक एग्रीगेट अगर आप पता कर लेते हो तो बाकी के 7 एग्रीगेट आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, आपने इनकम मेथड से एक एग्रीगेट पता किया, सीओई ओएस एमआई मिक्स्ड इनकम, सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई मिक्स्ड इनकम, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। तो इन तीनों को ऐड करके आंसर आया एनडीपीएफसी, मतलब कि एक एग्रीगेट पता चल गया। निकालना क्या है, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी। अब क्या करें, तो एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपीएफसी पे। ये कन्वर्जन कैसे होता है, अब हम लोग को वो चीज स्टार्ट करना है कि कोई भी एक एग्रीगेट से हम लोग दूसरे एग्रीगेट पे कैसे शिफ्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, रूल्स टू चेंज वन एग्रीगेट into another aggregate। ठीक है, रूल्स टू चेंज वन एग्रीगेट इनटू अनदर एग्रीगेट, कि हम लोग एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। फटाफट 3 रूल्स है इसके। पहला रूल है, एक्चुअली यहाँ पे 3 रूल है, ठीक है, तो आप लिखिएगा 3 रूल्स टू चेंज वन एग्रीगेट इनटू अनदर एग्रीगेट। 3 रूल्स है। पहला रूल पे हम लोग आते हैं। आप लोगों ने अभी बोला, दैट मीन्स कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि 8 एग्रीगेट में जो पहला लेटर होता है वो या तो ग्रॉस होता है या तो नेट होता है, राइट? या तो ग्रॉस होता है या तो नेट होता है। ग्रॉस या तो नेट, यही होगा। ठीक है, मान के चलो आपको दिया हुआ है ग्रॉस। एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आपको जीडीपी एमपी पता चल गया। मान के चलते हैं आपको जीडीपी एमपी पता चल गया, एक एग्रीगेट पता चल गया, और क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम। अगर आपको जीडीपी एमपी पता चल गया, क्वेश्चन ने दे दिया कि जीडीपी एमपी इतना है, और आपको पूछा गया है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। तो आप जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी कैसे निकालोगे? तो देखिए ध्यान से कि आपको जीडीपी एमपी दे दिया गया है और बोला जा रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपीएफसी। इसका मतलब देखिए, आपको ग्रॉस को, ये जो जी है आगे, उस ग्रॉस को चेंज करना पड़ेगा एन में। बोला ना मैंने कि पहला लेटर या तो जी होगा या तो एन होगा। तो देखो पहला लेटर क्या है? ग्रॉस, और यहां पे पहला लेटर क्या है? एन, नेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में चेंज करने के लिए ये जो ग्रॉस है उसको बदलना पड़ेगा नेट में। आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है या फिर आपको जी से एन पे जाना है। तो कैसे जाएंगे? आपको अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो सिंपली ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आपको माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको बस ये याद रखना है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे। बस आपको अभी ये याद रखना है कि अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो जस्ट उल्टा, अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना था तो आपने माइनस डेप्रिसिएशन किया। तो अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आप प्लस डेप्रिसिएशन करोगे। ठीक है, बस यही है। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन,
और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये आपका रूल 1 कंप्लीट हो गया। आते हैं रूल 2 पे। अच्छा, रूल 1 पे हमने क्या बात किया ना कि अभी एग्जांपल क्या लिया था हमने कि जीडीपी एमपी दिया हुआ है और हमें निकालना है एनएनपी एफसी, मतलब कि नेशनल इनकम। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा अगर आप जीडीपी से एनएनपी एफसी निकालना चाहते हो? तो अगर आप जीडीपी से एनएनपी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ग्रॉस को चेंज करना पड़ेगा नेट में। ग्रॉस को चेंज करना पड़ेगा नेट में। कैसे चेंज करेंगे? तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करके। दूसरा चेंज क्या लाना पड़ेगा? जो डोमेस्टिक है ना, बीच में डोमेस्टिक है और इसके बीच में नेशनल है एन, तो आपको दूसरा चेंज ये लाना है कि ये जो बीच में डोमेस्टिक है उसको एन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बीच वाले डोमेस्टिक को एन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका रूल देखते हैं। उसका रूल है डोमेस्टिक से नेशनल। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको करना पड़ेगा प्लस NFIA। आपको करना पड़ेगा प्लस NFIA। मुझे पता है ये सारे वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल नए हैं, लेकिन बस आप अभी नोट डाउन करते जाइए, हम हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाने पे प्लस NFIA, और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो आपको माइनस NFIA ये करना है। ठीक है, NFIA। चलिए नेट, ये जो NFIA है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, आप लोगों को एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं कि NFIA का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं अपने देश के नेशनल इनकम की, अगर मैं बात करूं अपने देश के नेशनल इनकम, हमारे देश का इनकम क्या है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश का इनकम बस इंडिया से ही जनरेट होता है। हम लोग कुछ पैसा दूसरे देश से भी कमाते हैं, दूसरे देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वहां से भी तो अर्निंग होता है। मान के चलिए कि अमेरिका का कोई टूरिस्ट, अमेरिका का कोई इंसान इंडिया घूमने के लिए आता है तो हम लोग को अर्निंग होता है। और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स है, इनका ब्रांच ऑल ओवर इंडिया होता है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच दूसरे कंट्रीज में भी होता है ताकि हमारे कंट्रीज के लोगों को दिक्कत ना हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है। इसका मतलब हमारे कंट्रीज के बहुत सारे कंपनीज दूसरे कंट्री में भी काम करते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में एक कंपनी है विप्रो, इन्फोसिस। ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज अपना ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में नहीं कर रही है, ये कंपनीज अपना बिजनेस दूसरे कंट्रीज में भी कर रही है, इनका ब्रांच दूसरे कंट्री में भी है। तो इंडिया में जो नेशनल इनकम जनरेट हो रहा है, क्या वो सिर्फ इंडिया के टेरिटरी से हो रहा है? नहीं। अगर हमारा
विप्रो कंपनी, हमारे देश का इन्फोसिस कंपनी, ये कंपनी दूसरे कंट्री में भी अपना ब्रांचेज है, तो वहां से भी तो पैसा कमाती होगी। इन्फोसिस का अर्निंग अमेरिका से भी तो होता होगा, रशिया से भी होता होगा, लंदन से भी होता होगा, तो उन जगह से भी तो ये पैसा कमा रही है। तो जब हमारे देश का नेशनल इनकम किसी दूसरे के टेरिटरी, किसी दूसरे कंट्रीज के टेरिटरी से जनरेट हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि अर्निंग, इनकम जो हो रहा है वो अब्रॉड से हो रहा है, मतलब कि दूसरे कंट्रीज से हमारा अर्निंग आ रहा है। आप ही सोचो, हम लोग फोन यूज करते हैं एप्पल का, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, हम लोग एचपी के लैपटॉप्स यूज करते हैं, तो क्या ये लैपटॉप्स, ये फोन क्या इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये कहाँ की कंपनी है? तो यूएस की कंपनी है। तो यूएस कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहा है। तो अगर यूएस की कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेच रहा है, तो यूएस कंपनीज को जो मुनाफा हो रहा है, जो इनकम हो रहा है, क्या वो सिर्फ अमेरिका से हो रहा है? नहीं, वो इंडिया में प्रोडक्ट बेच के इंडिया से भी पैसा कमा रही है। इंडिया में प्रोडक्ट को सेल करके भी उनको अर्निंग हो रहा है। तो अमेरिका के लिए वो अर्निंग क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि वो इंडिया से अमेरिका पैसा कमा रहा है। तो आजकल ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और हर कंट्री दूसरे कंट्री से पैसा अर्निंग करती है, अपना सामान दूसरे कंट्री में बेच के। तो आपको समझ में आना चाहिए कि NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि क्या इनकम हो रहा है हमें अब्रॉड से, दूसरे कंट्री से, अपना प्रोडक्ट, अपने देश का प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट कंट्रीज में बेच के क्या अर्निंग हो रहा है। कभी कभी आपको एग्जाम में NFIA दिया हुआ नहीं होता है, इन दैट केस आपको NFIA निकालना पड़ता है। NFIA कैसे निकलता है? तो उसका एक फॉर्मूला है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलिए ठीक है, दैट मीन्स कि इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NFIA, दैट मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA इक्वल टू फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि कितना पैसा हम लोगों ने कमाया दूसरे कंट्री से। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम लोगों ने, हमारा कंट्री इंडिया कितना पैसा दूसरे कंट्री से कमा रही है, क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट भी दूसरे कंट्रीज में बेचे जाते हैं। इंडिया के काफी प्रोडक्ट है या फिर काफी टेक्सटाइल है, दैट मीन्स कि हमारे कंट्रीज के टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना सामान दूसरे कंट्रीज में बेचती है, तो हमें काफी पैसा दूसरे कंट्री से अर्न करते हैं, इनकम कमाते हैं दूसरे कंट्री में सामान बेच के। ठीक उसी तरीके से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब है कि दूसरा कंट्री भी हमारे कंट्री से पैसा कमाता है, दूसरा कंट्री भी हमारे कंट्री से पैसा कमाता है। जैसे कि हम अमेरिका से इस साल 200 करोड़ रुपया कमाए, हम लोगों ने फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि हम लोगों ने अमेरिका की टेरिटरी में कितना रुपया कमाया, तो हम लोगों ने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 करोड़। ठीक है, फीटा, अमेरिका ने हम लोगों के टेरिटरी से कितना कमाया। अमेरिका कैसे कमाएगा? अपने प्रोडक्ट्स बेच के, जैसे कि आईफोन बेचेगा, फिर आईपैड बेचेगा, और वो अपना माइक्रोसॉफ्ट या फिर एचपी के लैपटॉप्स, ये सब कंपनीज के द्वारा वो पैसा कमाएगा।
तो हम लोग कितना कमा रहे हैं दूसरे देश से, दैट इज फीफा, दैट मीन्स कि कितना कमा रहे हैं 200 करोड़। अमेरिका हमारे कंट्री से कितना कमा रहा है, दैट इज फीटा, मान के चलते हैं ये 150 करोड़। इसका मतलब 200 करोड़ माइनस 150 करोड़, तो NFIA मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 50 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 50 करोड़। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल, कि हम लोग अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना चाहते हैं तो प्लस NFIA, और नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे जाना चाहते हैं तो माइनस NFIA। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे इसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। तो हम लोगों ने 2 रूल पढ़ा, एक पढ़ा नेट से ग्रॉस और ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं, दूसरा रूल डोमेस्टिक से नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट है MP से FC, क्योंकि देखिए हम लोगों ने देखा था अभी कि GDP MP से शिफ्ट करना है NNP FC। तो पहला वर्ड कौन सा चेंज किया हमने, पहला वर्ड हमने चेंज किया ग्रॉस को नेट पे लेके आए, कि यहाँ पे ग्रॉस है, पहला वर्ड या तो G या तो ग्रॉस होता है या तो नेट होता है। तो ग्रॉस से नेट पे कैसे चेंज करना है, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे चेंज करना है, प्लस NFIA करके रूल पढ़ चुके हैं हम लोग, डोमेस्टिक से नेशनल। चलिए, अच्छा लास्ट वर्ड क्या है PP, तो इसका मतलब तो प्रोडक्ट होता है। अब आते हैं MP पे और FC पे। MP का मतलब है मार्केट प्राइस और FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो अगर मुझे मार्केट प्राइस दिया हुआ है और मुझे निकालना है फैक्टर कॉस्ट, तो कैसे निकालेंगे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें करना होता है माइनस NIT, और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो हमें करना होता है प्लस NIT। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइनस NIT और प्लस NIT, बस इतना याद रखिएगा। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि ये NIT क्या है। तो लिखिएगा NIT इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो अभी उस पर डिस्कस करने से पहले एक फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि काफी बार एग्जाम में NIT आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होता है, तो हमें NIT निकालना पड़ता है। तो NIT इक्वल टू होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा और शायद कभी ना कभी सब्सिडी भी सुना होगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अच्छा, अभी हमारे कंट्री में बस एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, एंड दैट इज कॉल्ड GST, राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस यही एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले हमारे कंट्रीज में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, दैट मीन्स कि जैसे कि क्या क्या होते थे पहले।
तो एक्साइज ड्यूटी होता था, कस्टम ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, सेल्स टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, ऑक्ट्रॉय होता था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। अभी उन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया हमारे कंट्री में, एंड दैट इज कॉल्ड जीएसटी। तो ये सब क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फाइन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में, इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि प्रोडक्शन करके उसका कॉस्ट क्या आया। ठीक है, प्रोडक्शन करने पे उसका कॉस्ट क्या आया। मान के चलिए किसी चीज का मैं प्रोडक्शन करता हूं और उस सामान को बन के तैयार होने में 200 रुपए लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब उसी सामान को मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स चार्ज करेगी। तो जब वो टैक्स चार्ज करेगी तो टैक्स चार्ज करने पे उस सामान का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने वो सामान बनाया 200 रुपए पे, गवर्नमेंट बोलेगी कि आप 50 रुपए टैक्स दो, तो मैं उसको 50 रुपए टैक्स दूंगा तो 250 रुपए हो गए। अब उसके ऊपर में जो जितना 250 के ऊपर मैं सेल करूंगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो मैं बस मैं प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाह रहा हूं, मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि टैक्स ने आपके सामान के कीमत पे, सामान के प्राइस पे क्या इफेक्ट डाला। सामान बन के तैयार हुआ था 200 रुपए पे और इनडायरेक्ट टैक्स लगने के कारण से उसी सामान का दाम अब 50 रुपए से बढ़ के 250 रुपए हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस सामान पे टैक्स लगाया और किसी भी सामान पे टैक्स लगने से उस सामान का दाम बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे ही आप कॉस्ट, अच्छा सामान पे टैक्स कब लगता है, सामान पे टैक्स तब लगता है जब आप उस सामान को मार्केट पे बेचने के लिए लाते हो। आपका कॉस्ट कितना था, 200 रुपए मान के चलते हैं, आपका सामान का कॉस्ट कितना था, 200 रुपए। जब आप इस सामान को मार्केट में बेचने के लिए लाए तो मार्केट प्राइस ज्यादा हो गया, मार्केट प्राइस बढ़ गया। कॉस्ट है 200 रुपए का, लेकिन जैसे ही मार्केट प्राइस पे आप बेचना चाहोगे, मार्केट में उसको बेचना चाहोगे, तो मार्केट में बेचने का प्राइस कुछ और हो जाएगा। मार्केट में बेचने का प्राइस कुछ और क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्स गवर्नमेंट ऐड कर देती है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आप कोई सामान को मार्केट में बेचोगे तो मार्केट में उस सामान को बेचने के लिए आपको पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट आया था 200 रुपए, लेकिन जब मैं उस सामान को मार्केट में बेचने गया तो 200 रुपए पे टैक्स लग गया 50 रुपए का, तो मार्केट प्राइस हो गया 250 रुपए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, आपके सामान के कॉस्ट को बढ़ा दे रहा है। कॉस्ट था 200 लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स लगने के कारण से वो सामान का दाम बढ़ गया। इसका मतलब जब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हो तो सामान का दाम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट। अब आगे आते हैं सब्सिडी। ये सब्सिडी क्या होता है, देखो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, आपके सामान के दाम को बढ़ा दे रहा है। मार्केट में जब आप बेचने जाते हो तो उसका दाम बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है, जीएसटी लगाने से दाम बढ़ गया है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स का काम। सब्सिडी क्या करता है, सब्सिडी जस्ट उल्टा करता है। सब्सिडी आपके सामान के दाम को कम कर देता है। देखो अगर किसी भी सामान को मार्केट में महंगा करना है ना, तो उस पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाने से सामान महंगा हो जाता है। लेकिन अगर कोई सामान को मार्केट में सस्ता करना है तो उस पर सब्सिडी दे दो। मान के चलो कोई सामान है, उसका दाम है, फॉर एग्जांपल आप लोग के घर पे जो एलपीजी गैस आता है, जो सिलेंडर आता है, वो उस पर सब्सिडी मिलता है। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं कि एलपीजी सिलेंडर जो आता है घर पे, उसका दाम है 1000 रुपए। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये जो सिलेंडर है, इसका
कंजम्पशन बढ़े, दैट मीन्स कि बहुत सारे घरों में लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसके कारण से बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं। दूसरा, चूल्हे पे खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए तो आप प्लांट काटते हो, तो उसके कारण से डिफॉरेस्टेशन होता है, और चूल्हा जलता है तो फिर धुआं होता है जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो काफी प्रॉब्लम्स है। अगर आप चूल्हे पे खाना बना रहे हो तो हेल्थ प्रॉब्लम, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटेंगे, और तीसरा एयर पॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि मैं ये वाला जो चूल्हे पे खाना बन रहा है इस सिस्टम को हटा दिया जाए। तो उसको हटाने के लिए कोई नया सिस्टम, दैट मीन्स कि लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, गैस में खाना बनाने के लिए। तो गैस में खाना बनाने के लिए अभी लोग खाना गैस में बनाएंगे तो गैस का दाम तो ज्यादा है, 1,000 रुपए का है। तो लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको मोटिवेट करने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप लोग सिलेंडर गैस का यूज करो, सब्सिडी दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी दे देती है कि 200 रुपए का सब्सिडी रहा, मतलब कि मेरी तरफ से डिस्काउंट रहा। आपको 1,000 का सिलेंडर खरीदना है तो 800 रुपए आप अपना लगाओ, 200 रुपए हम लगा देते हैं तुम्हारे बिहाफ पे। तो आपको ये सिलेंडर कितने पे मिल जाता है, 800 रुपए पे। तो सब्सिडी क्या करता है, जस्ट उल्टा काम करता है। फैक्टर कॉस्ट से जब वो सामान मार्केट प्राइस पे आता है तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, महंगा नहीं हो रहा है वो सामान, उल्टा सस्ता हो जा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट कुछ चीजों में ही सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और उसी चीज पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है जो पब्लिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपने देखा ना भी सिलेंडर गैस का एग्जांपल, कि सिलेंडर गैस अगर यूज होगा तो एयर पॉल्यूशन कम होगा, पेड़ कम कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन कम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम होंगे। तो ये सब इश्यूज है। तो देखो, इसीलिए गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। अभी समझना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि नेट कितना मार्केट में सामान का कीमत बढ़ा। तो बहुत सारा, जब हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो पूरे कंट्री का नेशनल इनकम निकाला जा रहा है, पूरे देश का नेशनल इनकम निकाला जा रहा है। और नेशनल इनकम निकल रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेच के। हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा हो तो सामान का कीमत बढ़ गया हो सकता है किसी प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी दिया जा रहा हो तो सामान का दाम घट गया हो, राइट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नेट इंक्रीज इन मार्केट प्राइस कितना हुआ। जब आप फैक्टर कॉस्ट से, मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट जब उस सामान का मार्केट में पहुंचता है तो प्राइस कितना से बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि हमारे कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को जब फैक्ट्री से मार्केट में लाया जाता है तो उस पे जीएसटी लगता होगा और उन प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ जाता होगा। दैट मीन्स कि जब हम लोग फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीजों के दाम घट भी जाते हैं, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में बन रहे हैं, किसी के दाम बढ़ रहे हैं, किसी के दाम घट रहे हैं। तो इसके दाम बढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, किसी प्रोडक्ट पे दाम घट रहे हैं दैट इज सब्सिडी। मान के चलो हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्स लगा के मार्केट प्राइस बढ़ाया जा रहा है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगा। कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगा, तो सारे प्रोडक्ट्स जितने भी सामान कंट्री में बिक रहे हैं उनपे इनडायरेक्ट टैक्स लग के 1,000 करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स लगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट में कंट्री ने सब्सिडी भी प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है। मान के चलते दैट इज 50 करोड़, 50 करोड़ का सब्सिडी दिया है। तो फैक्टर कॉस्ट से सामान मार्केट प्राइस पे आने पे ओवरऑल पूरे कंट्री में कितना से बढ़ गया, 950 करोड़। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब नेट इंक्रीज कितना आया, टैक्स के कारण से, टैक्स लगाने के कारण से नेट इंक्रीज कितना आया, या फिर नेट इंक्रीज मार्केट प्राइस में कितना का हुआ, तो सिर्फ 950 करोड़। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगा तो 1,000 करोड़ का, लेकिन 50 करोड़ का सब्सिडी भी तो मिल गया, तो 950 करोड़ से ही मार्केट प्राइस बढ़ रहा है। फाइन। हम लोग नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट के टर्म्स पे भी
निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस के भी टर्म्स पे निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर क्वेश्चन जैसा बोल रहा है, जैसे कि अगर क्वेश्चन आपसे जीडीपी एमपी पूछ रहा है तो आप निकालो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब हमें मार्केट प्राइस की जरूरत है। और अगर आपको पूछा जा रहा है एनएनपीएफसी, इसका मतलब आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आपको फैक्टर कॉस्ट की जरूरत है। अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो, दैट मीन्स कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, अगर आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हो तो आपको माइनस एनआईटी करना पड़ेगा। एनआईटी क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्योंकि एनआईटी डायरेक्टली दिया हुआ नहीं होगा, आपको एनआईटी निकालना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो आपने 3 रूल पढ़े, तीनों ही रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं कि ये क्या है। चलिए हम लोग आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि आपको एनडीपीएफसी पता चला था, आपको एनडीपीएफसी पता चल गया था। देखो हम लोग इनकम मेथड पढ़ रहे हैं ना, इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है? अभी आपने नोट डाला, इनकम मेथड प्रोवाइड्स एनडीपीएफसी। तो अगर इनकम मेथड का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एनडीपीएफसी ही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे नेशनल इनकम इक्वल टू। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड एनडीपीएफसी प्रोवाइड करता है, ये हम लोग को पता है। तो हम लोग लिखेंगे एनडीपीएफसी इक्वल टू सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अच्छा, सीओई कितना आया था हम लोगों का? हम लोगों का सीओई आया था, एक बार मैं चेक करता हूं सीओई कितना आया था। हमारा सीओई आया था 200 प्लस 100 करके 300 प्लस हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आया था 1100 और हमारा मिक्स इनकम आया था 1200। तो प्लस 1100 प्लस 1200 दैट इज इक्वल टू 2600। हम लोगों ने यहां तक सॉल्व कर लिया था। हम लोगों ने सॉल्व किया था कि हम लोगों ने सॉल्व किया था कि एनडीपीएफसी इक्वल टू क्या होता है? सीओई ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम। सीओई आया था 300, ऑपरेटिंग सरप्लस 1100, मिक्स्ड इनकम 1200, टोटल एनडीपीएफसी आ गया था 2600 करोड़। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को तो क्वेश्चन ने बोला था कैलकुलेट नेशनल इनकम, इसका मतलब कि हम लोग को निकालना है एनएनपीएफसी। हम लोग को निकालना है एनएनपीएफसी, इसका मतलब एनडीपीएफसी से हम लोग को शिफ्ट करना है एनएनपीएफसी पे। अगर आपको एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे शिफ्ट करना है तो देखिएगा कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ पे एफसी है, यहाँ पे भी एफसी है, यहाँ पे डीपी है, यहाँ पे एनपी है। अच्छा, पहला वाला चेंज है क्या? पहला एन है, यहाँ पे भी एन है, डेट मीन्स कि हम लोग को कुछ नहीं करना है। पहला एन है, दूसरा भी एन है, डेट मीन्स कि सेम है। दूसरा डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है, इसका मतलब हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब डोमेस्टिक को नेशनल पे चेंज करना पड़ेगा और बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप एनएनपीएफसी निकालना चाहते हो तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको एनडीपीएफसी, मतलब जो भी आपका एनडीपीएफसी आया है तो एन सेम है। यहां पे आपको डोमेस्टिक पता चला है, आपको निकालना नेशनल है। तो देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट को चेंज करना है, डोमेस्टिक से नेशनल, सिर्फ ये वाला पार्ट को चेंज करना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है? प्लस NFIA, ये चीज आप लोगों ने पढ़ रखा है।
आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को प्लस NFIA करना पड़ता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, NDPFC प्लस NFIA कर देंगे। अच्छा, NDPFC कितना आया था, 2600 करोड़ आया था, प्लस NFIA कितना है, NFIA क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, तो मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, लिख लीजिएगा क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन पे जो हम लोग लास्ट क्लास में लिए थे, उसी क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन लिखिएगा, NFIA इक्वल टू 300, और एक इंफॉर्मेशन लिखिएगा, डेप्रिसिएशन इक्वल टू 100। ठीक है, चलिए ये दो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल गया हम लोग को, उस क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा। हम लोगों ने लिया था कॉम्पनसेशन इन कैश, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, मिक्स इनकम, ये 6 चीज लिखे थे लास्ट क्वेश्चन में। 2 चीज और ऐड कर लीजिए, NFIA 300, डेप्रिसिएशन 100। अब उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करते हैं। COE 300, ऑपरेटिंग सरप्लस 1100, मिक्स इनकम 1200। मेथड कौन सा है, इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या प्रोवाइड करता है, NDPFC। तो लिखेंगे NDPFC इक्वल टू 300 प्लस 1100 प्लस 1200, 2600 करोड़। चलिए हमारा NDPFC पता चल गया, एक एग्रीगेट पता चल गया। अगर एक एग्रीगेट पता चल जाता है तो हम कोई सा भी एग्रीगेट पता कर सकते हैं, उसमें चेंज लाके। कैसे चेंज करते हैं एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में, आज का लेक्चर सिर्फ हम लोगों ने वही सीखा है। तो NDPFC को NNPFC में ले जाना था, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होता है, NNPFC। नेशनल इनकम का मतलब NNPFC। तो NNPFC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग को चेंज क्या लाना है, NN ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है और बाकी चीज भी ठीक है, तो सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, तो प्लस NFIA कर देते हैं। NFIA कितना है, 300 इक्वल टू 2900 करोड़। दिस इज योर NNPFC, मतलब कि नेशनल इनकम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। नेशनल इनकम इक्वल टू NNPFC इक्वल टू 2900 करोड़। चलिए मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट GNPFC। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट GNPFC। इसका मतलब हम लोग को NDPFC को GNPFC में कन्वर्ट करना है, GNPFC में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। पहला तो नेट और ग्रॉस, नेट से ग्रॉस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं कहां पे चेंज लाएंगे, एनडीपी में। तो NDPFC पहला चेंज क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रॉस। जाके देखिए अपने रूल पे नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं। नेट से ग्रॉस पे जाते हैं प्लस डेप्रिसिएशन करके, तो लिखते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन, तो कर दिए प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं प्लस NFIA करके, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। NDPFC 2600 प्लस डेप्रिसिएशन 100 प्लस NFIA 300, दैट मीन्स आपका आंसर आ गया 3000 करोड़। ये 3000 क्या है, तो GNPFC। अभी हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में 3 एग्रीगेट पता किया। पहला एग्रीगेट हमने पता किया NDPFC। इनकम मेथड बाय डिफॉल्ट वही प्रोवाइड करता है, इनकम मेथड हमेशा वही प्रोवाइड करेगा।
एनडीपीएफसी। फिर लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी हम लोगों ने निकाल लिया। एग्रीगेट चेंज करना हम लोग जानते हैं कैसे चेंज होता है। और फिर क्या पूछा, जीएनपीएफसी। तो जीएनपीएफसी तो कोई सा भी एक एग्रीगेट पता चल गया तो कोई भी एग्रीगेट निकाल लेंगे। अगर हम लोग को एनएफआईए, डेप्रिसिएशन, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारा इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ है तो हम लोग एक एग्रीगेट पता चल जाने पे कोई सा भी एग्रीगेट पता कर सकते हैं। ठीक है, आप और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखिएगा। बाकी आज का क्लास काफी है, सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं। एक और बात लिखिएगा कि ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये डेप्रिसिएशन का और एक नाम होता है। इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हम लोग और एक नाम से जानते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के जरूर लिखिएगा। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, नोट डाल के लिखिएगा, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। लगभग हमेशा क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा, वो अलग ढंग से ये चीज दिया रहेगा। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फाइन, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, आप सारा कुछ नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।